साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर और निदेशक शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, एक बार पुनः आपको शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न इकाइयों की चर्चा की श्रृंखला के क्रम में एक बार एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हुआ हूँ। पिछली बार विभिन्न चर्चाओं में आपका उतना ही प्रेम सहयोग मिला है, उसी प्रकार आप आगे भी इसी तरह का सहयोग बनाए रखेंगे, उसी अपेक्षा के साथ हमने पिछली बार बुद्धि के सिद्धांत और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के संदर्भ में अपने अपने जो अनुसंधान किए हैं और उन अनुसंधानों का जिस काल, समय और परिस्थिति के अनुरूप जिस न्यायादर्श पर उन्होंने जो काम किया, उसके आधार पर जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए थे, उन सिद्धांतों की श्रृंखला में हमने एक कारक सिद्धांत के बारे में बात की, हमने द्विकारक सिद्धांत के बारे में बात की और हमने बहुकारक सिद्धांत के बारे में भी बात की। ये तीन प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज एक नया सिद्धांत बुद्धि का, वह अपने आप में बहुत व्यापक सिद्धांत है और वह किसी भी कक्ष में बालक को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उसी उद्देश्य से आज हम इसकी चर्चा करेंगे। उस सिद्धांत का नाम है समूह कारक सिद्धांत। दोस्तों, समूह कारक सिद्धांत, इसको समूह तत्व सिद्धांत भी कहते हैं और इसके प्रवर्तक हैं थर्स्टन एवं केली। थर्स्टन और केली का यह सिद्धांत इतना शाश्वत रूप में हमें दिखाई पड़ता है, अगर व्यवहारिक रूप में हम देखें तो कक्ष में बालकों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों, अनुक्रियाओं और उनकी बुद्धि के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अगर हम अवलोकन करें तो हम निश्चित रूप से पाएंगे कि थर्स्टन और केली ने ये बुद्धि के जो कारक बताए हैं, वो कारक हमें कहीं न कहीं किसी न किसी बालक में अवश्य दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, थर्स्टन और केली ने बुद्धि के 9 कारक बताए और उन्होंने कहा कि बुद्धि इन 9 कारकों का एक समूह है और इन 9 कारकों के समूह से मिलकर बुद्धि बनी है और इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक। जैसा कि थर्स्टन और केली ने इन 9 कारकों को 2 प्रमुख भागों में बांटा, प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक। अब इस प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक को हम समझने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से कारक हैं जिसको उन्होंने प्राथमिक कारक के अंतर्गत लिया, इसको हम एक शॉर्ट फॉर्मूले के रूप में बना लें तो हम आसानी से इसको याद रख पाएंगे। जैसे एक फॉर्मूला है NVSRRW, NVSRRW, ठीक है साहब, और एक इसमें P, NVSRRW, 4 2 6 और एक P, 7वां परसेप्शन। ये 7 कारक जो हैं वह यहाँ पर प्राथमिक कारक के रूप में माने गए हैं और द्वितीय कारक में 2 हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इनको हम समझने का प्रयास करते हैं, क्रमवार इनको समझने का प्रयास करते हैं। दुनिया में इस सृष्टि में जो भी प्राणी मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और जैसा कि हमने पहले कहा है कि बुद्धि जन्मजात होती है, तो मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और बुद्धि उसके पास है, तो बुद्धि में ये 7 तत्व अवश्य हैं और जिसमें सबसे पहला प्राथमिक तत्व है संख्या, नंबर। कल्पना कीजिए, किसी गांव चौपाल पर एक बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की है और हम उनसे पूछते हैं कि बासा ये दुकान मैं ढूंढ रहा हूं, आप बता सकते हैं कहां है? और वो अंदाज से कहते हैं कि 10 फलांग बेटा दूर जाओ, वहां तुम्हें ये दुकान मिलेगी। और वास्तव में वो 10 फलांग में वो दुकान मिलती है। दूध का हिसाब मौखिक कर लेते हैं, गणनाएं मौखिक कर लेते हैं, किराना की दुकान पर सामान लेने चले जाएं तो हिसाब कर लेते हैं। कोई औपचारिक गणित की शिक्षा प्राप्त नहीं की। कहां से आया ये? वो कौन सी शक्ति है जो उनको इस प्रकार की योग्यता को प्रदर्शित करने के अवसर देती है? निश्चित रूप से वो शक्ति है संख्या।
उस संख्या का तत्व उनके भीतर उस बुद्धि में था, वो अपनी भूमिका निभा रहा है। हाँ, यदि औपचारिक शिक्षा के अवसर मिलते तो ये तत्व और व्यापक रूप में प्रकट हो जाता, निखरता। लेकिन जितना भी वो प्रस्तुति कर पा रहे हैं वह उस संख्या तत्व की वजह से है। कक्षा में एक गणित के अध्यापक कहते हैं, मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, मैं सबको उतनी ही मेहनत से पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चे मेरा गणित में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और कुछ बच्चों को मैं इतना परेशान हो जाता हूं कि वो गणित समझ ही नहीं पाते। क्या कारण है? संख्या का तत्व तो सभी बालकों में था, लेकिन जिसमें संख्या का तत्व प्रभावी ढंग से था, उनको जब भी संख्या का वातावरण मिला, उनकी चेतना उतनी 100% वहां पर बन गई और उन्होंने कक्षा में पढ़ाए हुए प्रत्येक वस्तु को ध्यान से समझ लिया। और जिनके पास संख्या का तत्व अपेक्षाकृत कम था, वह उतनी चेतना को बना न पाए, इसलिए वो गणित में कमजोर रह गए। तो देखिए कितनी जबरदस्त भूमिका है इस एक तत्व विशेष की। इसलिए दुनिया में कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं गणित से अछूता हूं। वर्बल कंप्रेंशन, आज हम जो बोल पा रहे हैं, अपने भीतर बनने वाले भावों की अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, चाहे हम पढ़े लिखे हैं या चाहे पढ़े लिखे नहीं हैं। भाषा का तत्व तो हमारे भीतर है ना भाई। वो शब्दकोश तो हमने जन्मजात भाषा के विकास के साथ हमें प्राप्त हुआ और उसी के माध्यम से हम प्रस्तुति कर पा रहे हैं। वही उदाहरण जो गणित का हमने लिया, वही उदाहरण भाषा के लिए बनता है कि कक्षा में एक बालक जिसकी भाषा का तत्व उत्तम है, वो अपना शाब्दिक प्रकटीकरण बहुत ज़्यादा प्रभावी ढंग से कर पाता है। स्पेस, दूरी अनुमान, इसको अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था कि अंदाज से किसी वस्तु का आकार बता देना, भार बता देना, मापन बता देना, और वो जो अंदाज से बता देना है, किसी कक्ष का आकार बता देना, ये सब है ना। हम जो क्षेत्रफल की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं, ये भारी भरकम तकनीकी शब्दों की बात करते हैं, लेकिन इन सभी शब्दों का व्यावहारिक प्रयोग जो इसका औपचारिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वह भी प्रदर्शित कर देता है। कारण क्या है? कारण है वो स्पेस का तत्व उनकी बुद्धि में है, इसलिए वो ऐसा प्रकटीकरण कर पा रहे हैं। हाँ, जिनको शिक्षा का औपचारिक अवसर मिल जाता है, उसमें ये तत्व निखर कर आ जाता है। चौथा तत्व रॉट मेमोरी, रटंत स्मृति। यह भी बुद्धि के भीतर एक महत्वपूर्ण तत्व है। बहुत प्रकार की वस्तुएं हम जहाँ कहीं भी देखते हैं, सुनते हैं और सुनकर वह सीधी सीधी हमारी स्मृति में चली जाती हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें हूबहू वो पूरा का पूरा याद हो जाता है। कुछ लोगों में यह इतना ज़्यादा होता है कि वह पूरे पैराग्राफ के पैराग्राफ रटने की क्षमता रखते हैं। कक्षा में हम कई बच्चे ऐसे देखते हैं कि हमने एक प्रश्न का उत्तर बताया, एक पेज का उत्तर है, बच्चा एक पेज का उत्तर पहले शब्द से लेकर अंतिम पंक्ति तक पूरी की पूरी पैराग्राफ को हूबहू परीक्षा में उतार ले आता है। वो कौन सी शक्ति है? वह शक्ति रॉट मेमोरी तो उसमें थी, वो रटंत स्मृति तो उसमें है, जिसकी वजह से वो उतनी सारी बातें याद रख पाता है। रीजनिंग, तर्क, दुनिया में हर किसी बात को हम हूबहू स्वीकार नहीं करते, उसको कसौटी पर खरा परख कर फिर स्वीकार करते हैं। तो ये बुद्धि के भीतर हमारा तर्क नामक शक्ति न होती तो शायद हम अपने आप को इतना प्रभावी रूप से दुनिया के सामने प्रकट नहीं कर पाते। हम हर वस्तु को तर्क की कसौटी पर खरा उतारते हुए फिर स्वीकार करते हैं, और वो शक्ति हमें इस रीजनिंग के तत्व से मिलती है। वर्ड फ्लुएंसी, भाषा प्रवाह, जिसका शब्दकोश अच्छा है और जिसके पास, जिसकी बुद्धि में वर्ड फ्लुएंसी का पावर है, वह किसी एक विषय वस्तु को, किसी एक बिंदु को, किसी एक तथ्य को उतना प्रभावी ढंग से व्याख्या कर सकता है, दृष्टांतों के माध्यम से व्याख्या कर सकता है कि लोग सुनते सुनते बिल्कुल इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि सुनते ही चले जाते हैं, और लगता ही नहीं कि घंटों से मैं इस व्यक्ति को सुन रहा हूँ, लेकिन बड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूँ। उसके पीछे वो तत्व क्या है? वो तत्व भाषा का तत्व है। वो वर्ड फ्लुएंसी उनके बुद्धि के भीतर थी, और उस वजह से आज वो एक अच्छा प्रवाचक के रूप में दुनिया को स्वीकार्य हो गया। उसके पीछे इस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार ये जो 7 प्राथमिक तत्व हैं,
वो 7 प्राथमिक तत्व दुनिया में जो भी मनुष्य इस सृष्टि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसके पास 7 तत्व हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं है। हाँ, इन तत्वों की किसी के पास किसी एक तत्व की मात्रा ज़्यादा है और किसी एक तत्व की मात्रा कम है। किसी के पास गणित का तत्व ज़्यादा है तो किसी के पास भाषा का तत्व ज़्यादा है, किसी के पास तर्क का तत्व ज़्यादा है। इस तरह से कौन सा तत्व इन 7 में से आपके पास ज़्यादा प्रभावी ढंग से है, आप उसी रूप में अपने आप को दुनिया के सामने प्रकट करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी तत्व गौण हैं। बाकी तत्व की अपनी भूमिका है और बुद्धि जब जब भी ऐसी परिस्थितियाँ आती है इन तत्वों को भूमिका निभाने का अवसर देती है। इसलिए मित्रों, हमें ये देखना चाहिए कि जिस प्रकार हम मनुष्य के रूप में हैं, हमारा विद्यार्थी भी कक्षा में मनुष्य के रूप में है और उसकी बुद्धि के पास भी 7 तत्व हैं। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारा बालक हर परिस्थिति में इन तत्वों को समझने, तत्वों का उपयोग करते हुए वस्तुओं को समझने की कोशिश करेगा। और उसके बाद द्वितीयक तत्व में 2, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत माने गए हैं, जिसमें थर्स्टन और कैली ने द्वितीयक कारक के रूप में उसमें बताया है। वैसे तो तर्क प्राथमिक कारक है ही, लेकिन तर्क को 2 और भागों में बांटा, आगमनात्मक और निगमनात्मक। वस्तुएं अनेक प्रकार के उदाहरण, परिस्थितियां, समान परिस्थितियां सामने आती हैं और मनुष्य उसको सामान्यीकृत करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है तो वो आगमनात्मक तर्क का इस्तेमाल कर रहा है। और जब कोई नियम, तथ्य, सिद्धांत उसके सामने हैं और उसको वो नई परिस्थिति में उपयोग करता है तो डिडक्टिव रीजनिंग की बात करता है। इस प्रकार यह 2 तत्व भी जीवन में मनुष्य के बहुत ही कई परिस्थितियों में अपनी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार थर्स्टन और कैली के द्वारा ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसके अंतर्गत ये जो 9 कारक जो बताए हैं वो 9 कारक बुद्धि के भीतर हैं और इन 9 कारकों को मिलकर बुद्धि बनी हुई है, ऐसा थर्स्टन और कैली का मानना है। मित्रों, आज की चर्चा में हमने ये समझने का प्रयास किया कि थर्स्टन और कैली ने किस प्रकार बुद्धि को समझाने के लिए इतना सुंदर चित्रण इन 9 कारकों के माध्यम से किया है और जिसमें 7 प्राथमिक और 2 द्वितीय कारक किस किस तरह से विभिन्न परिस्थितियों में अपनी भूमिका निभाते हैं। उन सब को ध्यान में रखते हुए जब भी हम कक्ष में बालक के साथ व्यवहार करेंगे तो हमें निश्चित रूप से बालक को समझने में एक विशेष सहयोग मिलेगा। इसी अपेक्षा के साथ एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।